कोर्ट में जज साहब उम्र कैद की सजा मुकर्रर करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों ने बड़ी ही बेरहमी से एक शख्स की जान ली है, उसे जलाने की कोशिश की है। मैं चाहता हूं कि तुम्हें उम्र कैद की सजा मिले। इसके बाद कटघरे में दो लोग खड़े थे। पुरुष जो था वो रोने लगता है बिलक बिलक कर, और जो सामने खड़ी महिला थी वो मुस्कुराने लगती है। दोनों को उम्र कैद की सजा मिली थी और 11,000 रुपये जुर्माना भी लगा था। इसके बावजूद वो महिला क्यों हंस रही थी और जो पुरुष था वो क्यों रो रहा था, बल्कि दोनों को उम्र कैद की सजा मिली थी। दरअसल इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 11 अगस्त 2013 की रात को क्या हुआ था। 11 अगस्त 2013 पुलिस को एक खबर लगती है। खबर ये मिलती है कि एमपी में भोपाल के एक खंडर में एक लाश पड़ी है जिसका ऊपरी हिस्सा बुरी तरीके से जला दिया गया है, और इस तरीके से जलाया गया है कि उसकी शिनाख्त कर पाना मुश्किल है। अब फौरन ही उस खंडर, उस जंगल झाड़ के बीच में पुलिस भागे भागे पहुंचती है। मौका वारदात पर सीन कुछ ऐसा था कि जो बॉडी है उसका ऊपर वाला हिस्सा पूरी तरीके से खाक हो चुका था और नीचे सिर्फ निचला हिस्सा बचा था और वो अभी तक जला हुआ नहीं था। इसे किस्मत कहिए या भगवान चाहते थे कि कातिल तक पुलिस पहुंच जाए। आसपास के इलाकों को फौरन ही खंगाला जाता है कि कोई सबूत मिल जाए कि जिससे ये पता लग पाए कि ये कातिल कौन है और इससे किस तरीके से जलाया गया है और ये शख्स कौन है। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता। आसपास 3 चीज़ें मिली थी, एक लाइटर था, माचिस था और पेट्रोल या डीजल की बोतल पड़ी हुई थी। इसके सिवा कुछ भी नहीं था। अब पुलिस सोच रही थी कि एक लाश जंगल खंडर में यहाँ पर कैसे पहुँच गई। पुलिस के हाथ पांव फूल रहे थे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था। पुलिस बड़ी ही मुश्किल से एक स्ट्रेचर लेके आती है। अब क्योंकि ऊपरी हिस्सा पूरी तरीके से खाक हो चुका था, बड़ी ही मशक्क़त के साथ उस डेड बॉडी को, जली हुई आधी डेड बॉडी को स्ट्रेचर पर रखा जाता है। जैसे ही पोस्टमार्टम रूम ले जाया जाता है, पुलिस सोचती है कि ठीक है, अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतज़ार करते हैं, लेकिन उससे पहले क्यों ना जो जीन्स जो अभी तक जली हुई नहीं है, जो निचला हिस्सा है जो अब तक जला हुआ नहीं है, उससे भी खंगाला जाए कि ये जीन्स कहाँ बनी है, किसने बनाई है और इसमें कोई कागजात हैं कि नहीं है। उस डेड बॉडी के, अब याद रखिए बहुत ही भयानक होगा कोई डेड बॉडी जो ऊपर से जली हो और नीचे निचला हिस्सा जो है जीन्स वाला वो जला हुआ ना हो। उस जीन्स की पॉकेट में जैसी पुलिस अपना हाथ डालती है, 4,000 रुपये मिलते हैं। इसके अलावा उसमें एक गैस की रसीद भी मिलती है। अब जिस पुलिस को कोई सबूत या कोई सिरा नहीं मिल रहा था जिससे ये मामला सुलझ सके, उसके लिए बहुत बड़ी लीड थी। अब क्योंकि ये आधी रात को पुलिस को एक खबर लगी थी, तो उस गैस की रसीद को लेकर पुलिस फौरन ही उस गैस ओनर के पास या कहें गैस गोदाम पर पहुंचती है और पूछती है, ज़बरदस्ती दुकान खुलवाकर पूछती है, क्या इस शख्स ने तुमसे कोई सामान खरीदा है। अब पहले दुकानदार को लगता है कि अचानक से पुलिस उसके दुकान पे क्या कर रही है। गैस रसीद को वो आधी नींद में देखता है, समझता है और रजिस्टर खंगालने के बाद एक नाम बताता है। नाम है उसका मनीष तख्तलानी। ये वहाँ का कस्टमर था, उसकी डिटेल लिखी हुई थी, उसके घर का एड्रेस भी लिखा हुआ था। पुलिस इंतज़ार करती है सुबह होने का। नाम मिल चुका था, एक रसीद थी जो लीड था और 4,000 रुपये भी थे जेब में। मनीष तख्तलानी कौन है, पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल। मनीष के घर बताए गए एड्रेस पर जब पुलिस पहुंचती है तो देखती है कि बहुत बड़ी कोठी है। कहें रसूखदार लग रहा था मनीष की जो घर को देखकर। अब मनीष के जो घर वाले हैं वो पिछले कई दिनों से परेशान थे, क्योंकि उनका जो बेटा है या कहें जो उनके घर में रहने वाली बीवी हैं, उनका पति भी कई दिनों से लापता है। घर वाले परेशान थे। अब जब घर की घंटी बजती है और बाहर पुलिस खड़ी नज़र आती है तो घर वालों को डर लगता है, कि उन्हें लगता है कि कहीं जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वही तो नहीं हो गई है। अब पुलिस भी असहज थी घर वालों को बताने में कि उन्हें एक बॉडी मिली है जो आधी जली हुई है। लेकिन खैर, पुलिस पहले जाकर पूछती है कि आप जानते हैं कि मनीष कौन है। तो घर वाले कहते हैं कि हाँ, हमारा बेटा है। मनीष की बीवी सपना भी आती है, कहती कि हाँ, वो मेरा पति है। अब इसके बाद पुलिस फ़ोटोग्राफ्स दिखाती है। फ़ोटोग्राफ्स देखकर घर वाले तुरंत कहते हैं जीन्स को देखते हुए कि हाँ, ये हमारा बेटा ही है। बीवी भी शिनाख्त कर लेती है कि हाँ, कहती है कि ये मेरे पति ही हैं। अब पुलिस उस वक्त तो उन्हें प्रूफ मिल जाता है कि ठीक है, जो डेड बॉडी थी उसकी शिनाख्त हो चुकी है। अब थोड़ी सी पता लगाया जाए कि इस
इतनी दूरी जंगलों में ये डेड बॉडी क्या कर रही थी और किसने हत्या की होगी? सबूत के नाम पे कुछ भी नहीं है। अब मनीष तख्तलानी जो कौन है, पुलिस पहले बायो डिटेल निकालती है कि पता लगाया जाए कि मनीष असल में कौन है और उसके पास इतने पैसे कैसे आ गए, उसने इतनी बड़ी कोठी बना दी। पता लगा कि मनीष भोपाल में एक प्लाईवुड का बिजनेस करता है और इसी वजह से पूरा शहर उसे अच्छी तरीके से जानता है, समझता है। कोई भी बड़ी डील हो, किसी में फर्नीचर का काम हो, होटल में या कहीं भी जो नए फ्लैट्स बन रहे हैं, उसमें इसका सप्लाई देने का बिजनेस था ही। तो इसी तरीके से पैसों की कमी नहीं थी, बिल्कुल संपन्न परिवार था मनीष तख्तलानी का और उभरता हुआ सितारा था या कहीं उभरता हुआ बिजनेसमैन था। इसी में 2007 में सपना तख्तलानी, अब शादी की बात को कि बिजनेस की बात तो होगी, अब मनीष ने किससे शादी की? सपना तख्तलानी कौन है? तो पता लगा कि सपना तख्तलानी भी बिजनेसमैन की बेटी है और क्योंकि 2007 में जब इनकी शादी हुई तो दोनों की सहमति से, यानी सपना ने भी हाँ कहा और मनीष ने भी, दोनों ने हाँ कहा, तब जाकर दोनों की शादी हुई। अब सपना तख्तलानी, जिस तरीके से अभी आप अपनी स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे, ये वही महिला है सपना तख्तलानी। खूबसूरत है, हंसती हुई जो फोटो आप देख के समझ चुके होंगे कि सपना तख्तलानी कितनी खूबसूरत है। बगल में जो फोटो है वो है पति या कहे मनीष तख्तलानी की, जो बेहद ही मासूम सा दिख रहा है, हंसता हुआ नजर आ रहा है। अब पुलिस के मुताबिक क्योंकि मनीष तख्तलानी की मौत हो चुकी है, बॉडी आधी जलाई जा चुकी है, लेकिन कातिल कौन है ये पता लगा पाना मुश्किल है। अब क्योंकि पुलिस जब अपने इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो उन्हें कोई लीड या सुराग तो नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना बीवी पर फोकस किया जाए कि बीवी कौन है, कैसे, क्या है। बीवी का जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पता लगा कि सपना तख्तलानी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, बोल्ड है, लोगों से मिलनसार है और जब से घर पर आई है उसने पूरे घर का काम और काज सबको संभाल रखा है, किसी को भी उससे कोई शिकायत नहीं है। पुलिस को लगा कि ठीक है, आम सी बात है। लेकिन सपना के बारे में पुलिस को एक और चीज़ पता लगी, ये पता लगा कि वो जिस किसी से भी बातचीत करती है उसकी मीठी बोली के लिए वो प्रसिद्ध है और जल्द ही बॉन्डिंग बना लेती है जिस किसी से भी वो बात करती है। लेकिन इसमें भी कोई शक पैदा करने वाली कोई बात नहीं। तो सपना तख्तलानी को उन्होंने साइड लाइन रखा कि चलो ठीक है, हमने सपना के बारे में पता लगा लिया, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, दोनों मियाँ बीवी की जोड़ी है, पूरे शहर में मशहूर है, क्योंकि इसके बाद पूरे शहर को बुलाया गया था उन दोनों की शादी में और इस शादी से उनको एक बच्चा भी है। तो पुलिस को सपना पे तो शक जो पहले हो रहा था अब नहीं होने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि सपना क्लीन है। इसके बाद बिजनेस की बारी आई, क्योंकि जो मनीष तख्तलानी है एक उभरता हुआ बिजनेसमैन था, तो उसके बिजनेस को लेकर कोई राइवलरी होगी, कोई आसपास जो उसे मारना चाहता होगा। पता लगा कि उसकी बिजनेस में भी कोई दिक्कत या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है जिससे शक पैदा हो कि कोई मनीष को मारना चाहता हो या किसी ने भी मनीष को धमकी दी हो। अब पुलिस हैरान परेशान कि अब करे तो करे क्या। बिजनेस पता लगा लिया, वाइफ पता लगा ली, फैमिली बैकग्राउंड पता लगा लिया, कहीं भी कोई भी गड़बड़ झाला नहीं मिल रहा था। इसके बाद पुलिस को लगा कि ठीक है, अब जो इसकी जो फ़ोन की लोकेशन है, मनीष इतना अमीर है, कई लोगों से बातचीत करता ही होगा, क्यों ना इसकी फ़ोन की लोकेशन पता लगाई जाए, इसका फ़ोन कहाँ है। अब देखिए, जो फ़ोन है, फ़ोन भी नहीं मिल रहा था। अब फ़ोन नंबर से पुलिस ने लास्ट लोकेशन मनीष की निकलवाई। पता लगा कि वो भोपाल में एक ख़ास जगह पर देखा गया था। पुलिस उस जगह पर पहुंचती है जो फ़ोन के बताए गए लोकेशन पर। उस जगह पर पुलिस को एक लावारिस कार मिलती है, सेंट्रो कार थी वो, और वो जो सेंट्रो कार थी वो मनीष की ही थी। उस कार को जब खोला गया तो अंदर खून से सने, मतलब सीट पर खून था, स्टीयरिंग व्हील पे खून था और जो फ्लोर है सेंट्रो कार का उस पर भी खून था। पुलिस ने इसको सैंपल के लिए, जांच के लिए भेजा तो पता लगा कि डीएनए मैच करवाने के बाद कि मनीष तख्तलानी का ही खून है। अब पुलिस का दिमाग फिरा कि लाश कहीं और मिली, कार कहीं और पर है और जो जहां कार मिली वहीं पर लास्ट लोकेशन है। तो इससे एक बात तो साबित हो गई कि हो सकता है कि जो पहले मनीष को यहीं मारा गया हो, बाद में ले जाकर वहां पर जंगल में छोड़ दिया गया हो। अब इसके बाद जो लोकेशन तो मिल गई फ़ोन से, लेकिन उस फ़ोन नंबर पर एक अननोन नंबर से उस दिन कई बार बातचीत हुई। अभी अननोन नंबर कौन है, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि जब कॉल डिटेल निकाली गई तो उसी नंबर से बार बार कॉल आ रहा था, जा रहा था, लेकिन ये नंबर पता नहीं लग पा रहा था कि किसका है। पुलिस ने जो मोबाइल कंपनी है या जो सिम कंपनी है उससे कॉल डिटेल और
नाम के साथ पता लगवाया कि ये नंबर किसका है। अब जो पुलिस इतने दिनों से छानबीन कर रही है, कई एंगल पर जांच कर चुकी है, इन्वेस्टिगेशन कर चुकी है और हर जगह से उसे कोई फायदा मिल नहीं रहा था। पहली बार पुलिस को लगा कि शायद हो सकता है इस बार वो कामयाब हो जाए, क्योंकि जो सिम जिससे फ़ोन आ रहा था, पता लगा कि वो मनीष की बीवी या कहें सपना का था। अब सपना एक अननोन नंबर से अपने पति को क्यों कॉल कर रही थी, और मनीष भी एक अननोन नंबर जो उसकी खुद की बीवी का है उससे क्यों कॉल कर रहा था बार बार। अब जो सपना है उसे थाने बुलाया जाता है। अब पूछा जाता है कि तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पति कहाँ है, बहुत दिनों से लापता है, और तुमने ये भी नहीं बताया कि तुम जो जिस दिन उसकी हत्या हुई उस दिन तुमने उससे कई बार बातचीत भी की थी। सपना टाल मटोल करती है कि नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है, जो पुलिस अपने तरीके से पूछती है, सपना टूट जाती है। फिर सपना बहुत कुछ बताती है। वो बताती है कि उसने अपने पति की मौत की स्क्रिप्ट कैसे लिखी, किस किरदार को क्या काम करना है, सब कुछ उसी ने प्लान किया और उसी के प्लान के अकॉर्डिंग उसने अपने पति को बड़ी ही बेरहमी से और बड़ी ही चालाकी से मौत के घाट पे उतार दिया। दरअसल एक शख्स है जो इन दोनों की ज़िंदगी में आता है, नाम है हर्षप्रीत सलूजा। हर्षप्रीत सलूजा, ये इनकी फैमिली बॉन्डिंग थी, तो फैमिली बॉन्डिंग के ज़रिए हर्षप्रीत सलूजा से मनप्रीत और सपना दोनों मिलते हैं। मनीष और जो सपना है दोनों मिलते हैं। फैमिली बॉन्डिंग अच्छी होती है क्योंकि हर्षप्रीत भी संपन्न परिवार से था मनीष की तरह। तो दोनों पहले तो बहुत दूर थे, फिर धीरे धीरे ये एक दूसरे के पड़ोसी बन गए। अब पड़ोसी बने तो जो हर्षप्रीत है उसे सपना पसंद आने लगी, और जो इन दोनों का जो प्यार का सिलसिला था अब वो शुरू हो चुका था। दरअसल जब भी मनीष काम के सिलसिले में बाहर जाता तो जो हर्षप्रीत है, क्योंकि उसका बिजनेस कुछ ज़्यादा ही लोकल था, वो अक्सर सपना से मिलता, दोनों कई बार बाहर घूमने जाते। मनीष बिजनेस के सिलसिले में, पैसे कमाने के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करता, और इसी चीज़ का फ़ायदा हर्षप्रीत ने उठाया। वो बार बार सपना से मिलता, बार बार उससे फ़ोन पर बातचीत किया करता। अब धीरे धीरे जो दोस्ती थी अब वो फ़ोन के ज़रिए एक रिश्ते का नाम लेने लगी थी। हर्षप्रीत भी सपना को पसंद करने लगा था। सपना भी अपने 9 साल के जो शादी हो चुकी थी उनसे बोर हो चुकी थी। उसे लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट चाहिए था, एडवेंचर चाहिए था, बाहर घूमने का मौका चाहिए था, और ये सारी चीज़ें हर्षप्रीत पर उसे दिख रही थी। और हर्षप्रीत खुद भी अमीर संपन्न परिवार से, तो सपना को बिल्कुल भी नहीं लगा कि मनीष को धोखा देकर अगर वह हर्षप्रीत से शादी कर लेगी तो किसी को इससे कोई दिक्कत होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्योंकि उनका बच्चा भी हो चुका है तो हो सकता है कि समाज उस पर उंगली उठाए। तो उसने फैसला किया गया क्यों ना पहले वो विधवा बने, उसके बाद जब परिवार वाले उसे सांत्वना देंगे तो हर्षप्रीत आकर शादी का ऑफर करेगा, जिस पर सपना हाँ कह देगी। प्लानिंग तो उन्होंने फुल प्रूफ बनाई, लेकिन इसके लिए सबसे पहले उन्हें जो सपना है उसे विधवा बनना था। इसके लिए उसने सोचा कि पति को कैसे रास्ते से हटाया जाए। पैसे की कोई कमी थी नहीं। उसने हर्षप्रीत से कहा कि क्यों ना तुम उसे गोली मारकर उसे इस तरीके से गायब कर दो कि कोई भी उस तक ना पहुंच पाए। अब क्योंकि हर्षप्रीत और जो मनीष है दोनों फैमिली फ्रेंड्स थे, हर्षप्रीत ने कहा कि चलो मनीष, मुझे एक बिजनेस के सिलसिले में तुमसे एक खास बातचीत करनी है, मुझे फलाने जगह पे मिलो, हम लोग मिलकर बातचीत करेंगे। मनीष अपनी सेंट्रो कार के ज़रिए वहाँ पहुँचता भी है हर्षप्रीत की बताई हुई जगह पर। हर्षप्रीत कार के अंदर बैठता है और बोलता है कि देखो, मुझे तुम्हारी बीवी सपना है पसंद है, सपना भी मुझे पसंद करती है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि तुम रास्ते में कांटा बने हो और तुम्हें रास्ते से हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हें आज मार डालूंगा। अब इस पर फ़ौरन ही जो मनीष है अपनी बीवी को फ़ोन लगाकर सच्चाई जानने की कोशिश करने लगता है। इस बीच जो हर्षप्रीत है बंदूक निकालता है, पेट पर गोली मारता है, छाती पर गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। मरते मरते भी जो मनीष है वो अपनी बीवी से कई बार बातचीत करने की कोशिश लगातार कर रहा था फ़ोन के ज़रिए। अब हर्षप्रीत ने क्या सोचा कि वहाँ से वो कई किलोमीटर दूर जाकर खंडर या कहें जंगल के बीच में लाश को ले जाकर रखता है, कार से निकालता है, वहाँ पर वो डीजल डालकर उसे छिड़कता है और माचिस लगाकर आग लगा देता है। मकसद ये था कि अगर जो उसकी बॉडी नहीं मिलेगी, जली हुई अगर मिल भी जाती तो जली हुई मिलेगी,
और कार को ले जाकर वो कई किलोमीटर दूर वहीं पर छोड़ आता है। इससे हर्षप्रीत और जो सपना को लगा कि कभी भी पुलिस इन दोनों कड़ियों को जोड़ नहीं पाएगी। अगर कार मिल गई तो पुलिस उसी इलाके में ढूंढेगी, यहाँ पीछे नहीं आएगी। अगर लाश मिल गई तो लाश और कार को कनेक्ट कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, पुलिस उन तक पहुंच ही जाती है। इसके बाद जो इनका प्लान था कामयाब भी हो जाता अगर किसी ने बॉडी वहाँ पर जंगल के खंडर में पड़ी हुई ना देखी होती और पुलिस को इत्तला ना किया होता। इसके बाद जब हर्षप्रीत को बुलाया जाता है तो हर्षप्रीत भी पहले नानुकर करता है और कहता है कि नहीं सर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब सपना के बारे में उसे हर चीज़ बताया जाता है कि सपना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, उसके बाद हर्षप्रीत भी टूटता है और कहता है कि हाँ सर मेरा दोस्त था, मैंने ही उसे मारा है। इसके बाद अगले 4 साल तक इन्वेस्टिगेशन चलता है और कोर्ट में कई बार उनका आना जाना लगा रहा। इसके बाद जो भोपाल की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उन्हें मनीष तख्तानी और जो मनीष तख्तानी की हत्या और हत्या की प्लानिंग करने में हर्षप्रीत और सपना को लगातार सजाए उम्र कैद की सज़ा दी और 11,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। और जब सज़ा उनको सुनाई जा रही थी, जब जज साहब अपना फैसला सुना रहे थे, जो हर्षप्रीत था, जो मनीष का दोस्त था, फैमिली फ्रेंड था, वो रोने लगता है। लेकिन जो बीवी है वो आखिरी वक्त तक कोर्ट में खड़े होकर हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसके पति की जान उसने किस कदर ली है। अपने प्यार को सच्चा दिखाने के लिए, अपने प्यार को साबित करने के लिए, अपने प्यार से शादी करने के लिए एक इस तरीके से जुर्म को अंजाम देना और ये सोचना कि कभी ना पकड़े जाएंगे हो, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। जितने भी कातिल अगर ये सोचते हैं कि जुर्म करके बच जाना आसान है, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा ये बेहद ही मुश्किल है और आपकी बस की नहीं, क्योंकि पुलिस हमेशा आप तक पहुँचेगी। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें।